डियर स्टूडेंट, यदि आप बीए पार्ट थर्ड और या सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेमेस्टर फिफ्थ में आपको दो पेपर देने हैं। एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। तो ये सेकंड पेपर का एक जो है अगली जो है ये यूनिट है, यूनिट 5 है। आप देखिएगा सेमेस्टर फिफ्थ की यूनिट 5 है और पेपर सेकंड है। इस यूनिट 5 में हमको पढ़ना क्या है, तो आइए मैं बताता हूं आपको कि इस जो है इस वीडियो में हम जो है ब्रिटिश फिक्शन, इसके प्रसिद्ध लेखक जेन ऑस्टन और उनके उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस को पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। यह उपन्यास अंग्रेजी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति है और 19वीं सदी के इंग्लैंड में सामाजिक नियम और वर्ग विवाह और नैतिकता पर गहरा दृश्य प्रस्तुत करता है। तो ये आपकी कहानी है कि इसमें दो चार चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें है क्या चीज, किस तरीके से आपको देखना है। तो ये आता है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द ब्रिटिश फिक्शन। आपका ब्रिटिश फिक्शन का जो इंट्रोडक्शन देखने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो 4 सेकंड्स ए टेल ऑफ टू सिटीज में देखिएगा। मैंने उसमें ब्रिटिश फिक्शन दे दिया है क्योंकि वक्त समय बर्बाद होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बात करेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जेन ऑस्टन की। यहां पर सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन 1775 में से 1857 तक, अर्थात 1775 में वो पैदा हुई थी और 1870 तक वो जीवित थी। ये क्या कहता है, वॉज एन इमिनेंट इंग्लिश पोएट नॉवेलिस्ट नोन फॉर हर कीन सोशल ऑब्जर्वेशन। जेन ऑस्टन 1775 से लेकर के 1870 तक थी और वॉज एन इमिनेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। नोन फॉर हर कीन सोशल ऑब्जर्वेशन, उसने समाज का जो एक बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन किया था उसको ये शो करती है। उसमें कौन कौन से आयरनी है और विविड जीवन है, जीवन पोर्ट्रायल ऑफ द लैंडेड जेंट्री। ये जो लैंडेड जेंट्री जो यहाँ पर है, जो कुलीन लोगों की, जेंटिल लोगों के बारे में ये बात करती है, जेंटिल वर्ग के बारे में बात करती है। हर नॉवेल फोकस ऑन concern and difficulties of the women in the 18th and 19th century। उसके जो नावल जो है फोकस ऑन द कंसर्न्स एंड डिफिकल्टीज, परेशानियों और जो उनके जो मामलात को वो प्रस्तुत करती है। 18वीं शताब्दी की जो औरतें हैं उनकी क्या परेशानियां हैं उसी को ये शो करती है, 18वीं और 19वीं शताब्दी की। हाईलाइट्स थीम्स ऑफ मैरिज, और उसमें क्या क्या मिलता है, उसकी हाईलाइट किसको वो करती है, थीम्स ऑफ मैरिज, मोरलिटी नैतिकता एंड सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर की बात करती है। ऑस्टन्स नॉवेल इंक्लूड्स सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जिसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी से एक नावल है, इम्मा है एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये तीन उसकी बहुत मशहूर नावल है जिसके बारे में आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में पढ़ेंगे। टू बी वाइडली स्टडीड फॉर देयर लिटरेरी मेरिट्स, वो अपनी लिटरेरी मेरिट के आधार पर इसे बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसका एक जो है ऐतिहासिक महत्व भी है। तो इसके हिंदी बहुत शॉर्ट मैंने दिया है, थोड़ा सा समझने के लिए दे दिया है। आइए जरा प्राइड एंड प्रेजुडिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें तीन चीजें आई हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस की थीम है और इंट्रोडक्शन है, थीम है और समरी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 is one of the जेन ऑस्टन्स मोस्ट फेमस नावल। 1813 में लिखी गई जेन ऑस्टन की एक सबसे मशहूर नावलों में से एक नावल है। कौन? प्राइड एंड प्रेजुडिस। इट रिवॉल्व्स, ये क्या करती है, इट रिवॉल्व्स, ये जो है वर्णन करती है, ये घूमती है किसको, अराउंड एलिजाबेथ बेनेट। ये इसमें एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एंड हर फैमिली, और उसकी फैमिली के इर्द गिर्द ये घूमती है। इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड में 19th सेंचुरी की एक फैमिली है, बेनेट फैमिली है। उसी बेनेट फैमिली में एलिजाबेथ बेनेट है, उसके और उसकी फैमिली के मामले को ये शो करती है। द नॉवेल एक्सप्लोर्स इश्यूज ऑफ प्राइड, प्रेजुडिस, क्लास, मैरिज एंड मोरलिटी। ध्यान दीजिएगा, प्राइड के माने होता है घमंड और प्रेजुडिस के माने होता है गलतफहमी। ध्यान दीजिएगा, प्रेजुडिस, इसमें प्राइड है, प्रेजुडिस है, गलतफहमी है, अर्थात एक दूसरे के बीच में जो गलतफहमी हो जाती है कि वो होते हैं कुछ और समझते हैं कुछ। क्लास है, क्लास डिवाइड जैसे होता है, जैसे वर्गीकरण है इंसानों के बीच में, मनुष्यों के बीच में जो वर्गीकरण उसकी बात करता है। मैरिज की बात करती है और नैतिकता की बात करती है। इसमें ऑस्टन्स राइटिंग कंबाइंस विट, ये क्या करता है, विट, सोशल क्रिटिक एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट
मेकिंग द नॉवेल टाइमलेस। द ऑशंस राइटिंग कंबाइंस, ये किसको कर देती है? विट, समझ को, चतुराई को, सोशल क्रिटिक, समाज पे जो क्रिटिसाइज वो करती है वो, एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, और फिर जो कैरेक्टर का उत्थान होता है उसको, मेकिंग द नॉवेल टाइमलेस, नॉवेल को जो है टाइमलेस बना देती है, अर्थात जीवंत बना देती है, अर्थात इसको जो है प्रसिद्ध बना देती है। आगे देखिए इसकी थीम की अगर बात करेंगे तो थीम प्राइड एंड प्रेजुडिस, द सेंट्रल थीम इज द डेंजर्स ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। मैंने आपको इसमें बता दिया है कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसमें सेंट्रल थीम इज द डेंजरस ऑफ द प्राइड, घमंड का, और प्रेजुडिस जो है कहते हैं उसको, देखिए अभी बताया हूं माने, जबान पे नहीं आ रहा है, अर्थात गलतफहमी। ये गलतफहमी के बारे में बात करता है। इन ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसान के बीच का जो संबंध है, इसमें दो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, एक घमंड और एक गलतफहमी। अगर किसी के बारे में आपकी गलतफहमी हो गई है तब भी ये आपको परेशान कर देगा, और घमंड तो आपको परेशान करता ही है। प्राइड गोएथ ऑन फीट एंड बेक्स इन द वे, ये जो घमंड जो होता है ना वो पैदल जाता है और रास्ते में भीख मांगते हुए जाता है। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, सुना होगा। तो यही चीज इसमें भी है। फिर उसके बाद दूसरा सोशल क्लास एंड मैरिज। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें जो दूसरी बात जो कही गई है सोशल क्लास एंड मैरिज, तो नॉवेल क्रिटिसाइज करता है सोशल हेरारकीज, वर्गों, श्रेणीबद्ध जो है हेरारकीज को ये शो करता है। जिससे ध्यान दीजिए कि नॉवेल क्रिटिसाइज द हेरारकीज एंड इम्फेसाइज किसको? मैरिज बेस्ड ऑन द लव रादर देन वेल्थ। ये नॉवेल जो क्रिटिसाइज करता है सोशल हेरारकीज, सोशल हेरारकीज अर्थात वर्ग को प्रस्तुत करता है, अर्थात श्रेणीबद्धता जो इंसान ने अपनी श्रेणी बना रखी है उसको ये क्रिटिसाइज करता है। और इम्फेसाइज जोर देता है किस पर? मैरिज, शादी को बेस्ड ऑन लव रादर देन वेल्थ, प्रेम पर, प्यार पर, मोहब्बत पर, चाह पर ये महत्व देती है, ना कि धन दौलत पर या श्रेणीकरण पर। ये चीज नहीं। देखिए श्रेणीकरण जो है ये स्पेशली जो इसमें शो किया गया है वो अमीरी और गरीबी को दिखाया गया है। हमारे यहाँ वाली नहीं है। जो हमारे यहाँ जो श्रेणीकरण होता है, वर्गीकरण जो होता है मनुष्यों के बीच। आगे हम इसमें देखते हैं फैमिली एंड मोरालिटी। क्या था? फैमिली इन्फ्लुएंसेस एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। इसमें जो सबसे चीज जो है ये फैमिली जो है ना इन्फ्लुएंस क्या करता है? प्रभाव डालती है किस पे? पर्सनल इंटेग्रिटी, अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी पर ये प्रस्तुत करती है। आर सिग्निफिकेंस इन शेपिंग कैरेक्टर्स डिसीजन। इसमें क्या करता है? हिरार्कीज एंड एम्फसाइज द मैरिज बेस्ड ऑन लव, सॉरी ये है फैमिली इन्फ्लुएंस एंड पर्सनल इंटेग्रिटी आर सिग्निफिकेंस। कहता है कि इसमें जो पर्सनल ईमानदारी है, जो व्यक्तिगत ईमानदारी है, आर सिग्निफिकेंस, और यही इसी का महत्व है इन द शेपिंग कैरेक्टर्स डिसीजन। कैरेक्टर के डिसीजन बनाने में यह आपसी बीमारी है, ईमानदारी है कि आदमी ईमानदार है तो वो अपना एक कैरेक्टर, एक किरदार बना सकता है। लेकिन अगर आदमी ईमानदार नहीं है तो उसका कैरेक्टर कभी भी बर्बाद हो सकता है। यही चीज इसमें दिखाई गई है। ये तीन चीजों पर आधारित इसकी थीम है। अगर हम समरी की बात करेंगे तो द नॉवेल बिगिंस विद द बेनेट फैमिली। नॉवेल किससे शुरू होता है? बेनेट फैमिली से शुरू होता है। और वो इसमें होता क्या है? बेनेट फैमिली विच कंसिस्ट, इसमें क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। इसमें मिस्टर बेनेट हैं और मिसेस बेनेट हैं, एंड देयर 5 डॉटर्स, और उनकी 5 बेटियां हैं। मिसेस बेनेट इज ईगर टू मैरी ऑफ हर डॉटर टू अ वेल्दी सूटर्स। और जो मिसेस बेनेट हैं वो ये चाहते हैं कि वो 5 बेटी रखते हैं। ये जो इसमें 2 लोग हैं, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट हैं। तो मिसेस बेनेट जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां जो हैं वो अमीर लड़कों से ब्याह जाएं, उनका ब्याह अमीर लड़कों से हो जाए। वो ये इच्छा रखती हैं, उनकी ये बहुत ही ज्यादा बड़ी इच्छा है। टू वेल्दी सूटर्स व्हेन मिस्टर बिंगले, अब वहां पे अ रिच बैचलर मूव्स इनटू अ नियर बाय नीदरफील्ड। वो नीदरफील्ड में एक मिस्टर बिंगले नाम का एक आदमी आता है, जो जिसके बारे में ये पता लगता है कि ये बहुत अमीर आदमी, वो वहां आकर के पड़ोस में रुकता है।
मिसेस बेनेट होप्स ही विल मैरी वन ऑफ हर डॉटर, और उनको ये उम्मीद हो जाती है कि वो हमारे पड़ोस में आए हैं तो वो मेरी किसी बेटी से एक से जरूर शादी करेंगे। अब होता क्या है इसमें, जो देखिए एलिजाबेथ बेनेट जो है इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट माइंडेड है। मिस्टर डार्सी, वो डार्सी से मिलती है एट अ बॉल, वो एक बॉल में क्लब में वो मिस्टर डार्सी से मिलती है। इनिशियली दे डिसलाइक ईच अदर, शुरू में तो वो दोनों लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, डिसलाइक ईच अदर। एलिजाबेथ फाइंड्स डार्सी प्राउड एंड एरोगेंट, वो एलिजाबेथ जो सबसे पहले क्या कहती है, उसको मिलता क्या है कि ये जो डार्सी है वो घमंडी है और एरोगेंट है ना। वाइल डार्सी इज प्रेजुडिस्ड, इसको ये होता है, इसको क्या होती है, एलिजाबेथ फाइंड्स डार्सी प्राउड एंड एरोगेंट, उसे प्राउड और एरोगेंट समझती है। और डार्सी क्या करता है, उसे प्रेजुडिस, उसे जो गलतफहमी होती है अगेंस्ट हर लोअर सोशल कनेक्शंस, और वो क्या करता है, उसको ये लगता है कि ये तो कोई निम्न जो है कैटेगरी से संबंध रखती है, अर्थात छोटी श्रेणी से इसका संबंध है, तो ये उसको गलतफहमी हो जाती है। मीनवाइल बिंगले फॉर्म्स अ क्लोज बॉन्ड विद जेन बेनेट, एलिजाबेथ एल्डर सिस्टर, और उसी बीच बिंगले नाम के एक आदमी लड़का होता है, उसे फॉर्म्स अ क्लोज बॉन्ड, वो एक करीब आ जाता है किसके, विद जेन बेनेट, एलिजाबेथ एल्डर सिस्टर, एलिजाबेथ की बड़ी बहन के साथ वो संबद्ध हो जाता है, अर्थात उससे जो है प्रेम करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है। डार्सीज इनिशियल प्रपोजल टू एलिजाबेथ इज रिजेक्टेड, डार्सी फिर क्या करता है, एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है, ड्यू टू हिज एरोगेंस एंड हर प्रेजुडिस। क्यों उसको वो कर देती है, उसके एरोगेंस, लापरवाही और जो चीजें होती हैं वो उसकी वजह से वो उसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है, ही लेटर एक्सप्लेन्स हिज एक्शन रिगार्डिंग जेन एंड बिंगले, वो क्या करता है फिर बाद में वो जो है एक्सप्लेन करता है हिज एक्शन, अपने एक्शन को एक्सप्लेन करता है रिगार्डिंग जेन एंड बिंगले, जेन और बिंगले के बीच का जो मैटर है उसको वहां पे वो शो करता है। रिवीलिंग हिज जेन्युइन कैरेक्टर, और वो अपने जेन्युइन कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो इनफैक्ट वो है क्या चीज, वो वहीं पे वो खोल देता है, अपनी कहानी को खोल देता है। और क्या कहता है, थ्रू वेरियस इवेंट्स इंक्लूडिंग लीडिया बेनेट्स इलोपमेंट विद विकम। अब ये होता क्या है, यहाँ पे एक घटना घटित होती है जिसमें थ्रू वेरियस इवेंट्स वो कई घटनाओं को बताता है कि मैं न एरोगेंट हूँ, न मैं जिद्दी हूँ और न मैं घमंडी हूँ, वो इन सारी बातों को शो कर देता है, बता देता है। और उसी में एक चीज आती है, उसी में एक दूसरी चीज आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, फोन आ गया, थ्रू वेरियस इवेंट्स इंक्लूडिंग लीडियास बेनेट्स, लीडिया की बेनेट्स के एलोपमेंट, वो एलोपमेंट कर जाती है, भाग जाती है, किसके साथ, विद विकम, विकम के साथ वो भाग जाती है। सोशल इंटरेक्शंस, और जो उसका सामाजिक इंटरेक्शन होता है, अर्थात वो सामाजिक विश्लेषण जो उसी से उसका होता है, एक दूसरे पे प्रभाव डाल देता है। वो उसमें जब जो डार्सी है वो जब वो भाग जाती है तो उस पर ये अपना एक अलग थॉट रखता है और उसमें इनकी फैमिलीज को हाइड करता है और उसको जो है ढूंढने में मदद करता है। तो इन सब चीज़ों से उसकी जो ईमानदारी थी, शराफत थी, वो सामने आती है। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, एलिजाबेथ एंड डार्सी ओवरकम्स, और अपने इस सेल्फ रिफ्लेक्शन पर एलिजाबेथ और डार्सी करीब आ जाते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग पर वे लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, वो वहाँ से यहाँ आ गया है, तो लगता था कि वहाँ पे खत्म हो गया है मिसअंडरस्टैंडिंग। बाय द एंड बोथ एलिजाबेथ एंड डार्सी रिकॉग्नाइज देयर फॉल्ट्स, और अंत में ये दोनों एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे की फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान जाते हैं कि हम लोगों की गलतियां थी। एलिजाबेथ प्रेजुडिस
एलिजाबेथ की जो गलतफहमी थी एंड डार्सीज प्राइड, और डार्सी का घमंड था, इन सब चीज़ों के बारे में उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। दे मैरी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो एक दूसरे के आत्मसम्मान में शादी कर लेते। देखिए, पति पत्नी के बीच हमेशा आत्मसम्मान होना चाहिए, एक दूसरे से लोगों को सम्मान होना चाहिए। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा तो उसमें लड़ाई झगड़ा क्रिएट होगा। और फिर क्या है, दूसरी चीज है म्यूचुअल लव भी होना चाहिए एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। द नॉवेल एंड्स एज अ सेलिब्रेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ। ये जो नॉवेल जो एंड होती है, पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत जो है ग्रोथ के साथ खत्म होती है। सोशल क्रिटिक एंड रोमांटिक फुलफिलमेंट, और इसमें दूसरा क्या होता है, सामाजिक, समाज पर जो क्रिटिसाइज होता है, और दूसरा होता है रोमांटिक फुलफिलमेंट, और जो है उसमें प्रेम की भावना भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो है इसमें जश्न मनाया जाता है, शादी का जश्न मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और जाकर के कहानी हमारी ख़त्म होती है, ये नावल का एंड होता है। तो उपन्यास का ये जो है नावल के जो पूरे समरी का ये यहाँ पे हिंदी मैंने दे दिया है। इसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द डिटेल इंट्रोडक्शन टू द ब्रिटिश फिक्शन। ब्रिटिश फिक्शन का एक डिटेल इंट्रोडक्शन दीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉरी एक ही जगह चला गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ जेन ऑस्टेन एंड हर कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। जेन ऑस्टेन का जो है एक लाइफ स्केच दीजिए, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, और उसका जो कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। और चौथा क्वेश्चन जो इसमें आता है, प्रोवाइड अ फुल समरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस की पूरी समरी बताइए। फिर उसके बाद इसमें पांचवा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सोशल क्रिटिक इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। सामाजिक क्रिटिसाइज कीजिए जो प्राइड एंड प्रेजुडिस का। यह आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग लिट एंड लर्न बाय दिलशाद को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे सिलेबस की सारी कहानियाँ, सारे यूनिट्स की एक एक करके आपको पूरा डिटेल मिलती रहेगी। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक